आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी की चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स है, जो आप लोगों ने अगर पहले बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ी है, तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो मैं श्योर हूँ कि वो जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने पहले एक बार एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार रीडिंग लगा लें एनसीईआरटी को, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद एक बार रीडिंग लगा लें, क्योंकि अच्छे से तभी समझ में आएगा। जैसे आप खुद से रीडिंग करोगे तो आपका जो माइंड है, मतलब समझ रहे हो, थोड़ा माइंड का एक्सरसाइज भी होना चाहिए। अगर आप जैसे इस वीडियो को देखने के बाद एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं सजेशन देता हूँ। तो हम लोग बात करते हैं कि बायोलॉजी की द लिविंग वर्ल्ड में हम लोग किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग, और सॉरी यार, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग। हम लोग को जानना है कि लिविंग बींग है क्या यार असलियत में। हम लोग के डे टू डे लाइफ हम लोग कितने सारे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह है। हम लोग नॉन लिविंग बींग से भी इंटरेक्ट करते हैं। हम लोग जिस घर में रहते हैं वो तो नॉन लिविंग है, और आसपास सड़क है, नॉन लिविंग है। मतलब कुछ भी जैसे ब्लैक बोर्ड, चौक, सब नॉन लिविंग है। पानी पीते हैं वो भी नॉन लिविंग है। लेकिन और हम लोग के आसपास जो पीपल हैं वो लिविंग है, आसपास कोई पेट है तो लिविंग है। कैसे हम लोग मतलब डिफाइन करते हैं कि क्या चीज़ लिविंग है, क्या चीज़ नॉन लिविंग है। ये एक बेसिक, तो आप लोग बायोलॉजी के बेसिक के बारे में समझाता है, क्योंकि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग बींग। तो सबसे पहले हम लोग जानना हो कि लिविंग बींग क्या है, एकदम एक कैरेक्टरिस्टिक होगा तभी हम लोग समझ में आएगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, और इस वीडियो में हम लोग मतलब आपको बताने वाला हूँ, और तुमको बताता हूँ टेक्सोनॉमिकल एड के बारे में बताने वाला हूँ, टेक्सोनॉमी के बारे में बताने वाला हूँ, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, किंगडम, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे लास्ट में म्यूज़ियम, जू और की के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, आप लोग को वीडियो पूरा अच्छे समझ में आएगा। हो सकता है कभी कभी आप लोग को लगे कि वीडियो में कि कुछ चीज़ थोड़ी फास्ट जा रही है, स्लो जा रही है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोग के लिए फिर से वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, बस कि स्किप करें वो यार, तो हो सकता है कि कुछ समझ में आए, कुछ समझ में ना आए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ है क्या यार? सबसे पहले तुम सोचो, ग्रोथ का डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे जैसे देख लो तुम लोग, यहाँ पे इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड नंबर मास ऑफ सेल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ये बहुत, तो आप अगर सीबीएसई की तैयारी करते हैं, 11th की, आप लोग के 11th के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो ये रट लो यार, ये पूरा सेम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड मास ऑफ सेल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का ये समझ लो, ये तो रटने वाला काम था। अब ग्रोथ क्या है तुम लोग जैसे वो देखो, लिविंग बींग्स ग्रो, प्लांट्स देखते हो ग्रो करते हैं, हम ग्रो करते हैं, हमारे पेट्स ग्रो करते हैं, मतलब नॉर्मल हर चीज़ ग्रो करता है। लेकिन आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि जो माउंटेन है वो भी ग्रो करता है? दिखता नहीं हम लोग को, लेकिन आप पढ़े होंगे कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से माउंटेन्स ग्रो करते हैं। और एक कॉमन एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग अगर थोड़ा इमेजिन करना, अपना इमेजिनेशन इस्तेमाल करो कि रेगिस्तान में जब हवा चलती है तो जो सैंड ड्यून्स हैं, जो रेत के टीले हैं, जो मतलब छोटे पहाड़ नहीं बोल सकता, लेकिन उस शेप में जो रहते हैं रेत में, वो हवा की वजह से वहाँ पे बनते जाते हैं, नए बनते हैं और बड़े हो जाते हैं। तो ये समझ लो जैसे कि इसमें भी ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ क्या है? इनके से नंबर ऑफ सेल, ये तो बायोलॉजी के उसमें उसके हिसाब से देखो। लेकिन अगर तुम बाहर से देखो तो क्या हो रहा है, उसमें भी ग्रोथ हो रहा है, उसका मास बढ़ रहा है। मास बढ़ रहा है तो उसका मतलब ग्रोथ हो रहा है, उसमें एक्सटर्नल ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ दो टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक बार समझ लो। जो लिविंग बींग्स हैं, जैसे कि हम लोग के अंदर इंटरनल ग्रोथ होता है, लेकिन कोई भी नॉन लिविंग बींग के अंदर इंटरनल ग्रोथ नहीं होता। तो ग्रोथ को हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग बोल सकते हैं कि हाँ, एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बींग का, लेकिन एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। यानी कि जिसके अंदर ग्रोथ होता है जरूरी नहीं कि वो लिविंग ही हो। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन के ऊपर। हम लोग क्या यार, अब तुम लोग जानते हो कि रिप्रोडक्शन की वजह से पूरी दुनिया चल रही है। स्टार्टिंग जो रिप्रोडक्शन का मतलब तुम लोग डेफिनेशन पता हो कि पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अपने जनरेशन को बढ़ाते रहें। रिप्रोडक्शन का मतलब यही होता है। लेकिन आप लोग देखो, कोई नॉन लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस नहीं करता, कोई भी नॉन लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस नहीं करता, फिर भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्यों? मैं आपको बता देता हूँ। डिफाइनिंग कैरेक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि जो आप लोग बता देता रहा हूँ, रिप्रोडक्शन जो है, देखो यार, पहले तो दो टर्म में हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन पूरा क्लियर है, पूरा अच्छे से दिखता है, लेकिन यूनिसेलुलर में ऐसा नहीं है। तुम लोग ये बात बताओ,
यूनिसेलुलर सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके अमीबा, प्लाज्मोडियम, फिर जितने भी देखो जो फ्यूजन बर्डिंग से जितने भी लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें रिप्रोडक्शन होता है कि ग्रोथ ये फिक्स नहीं है, क्योंकि इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल और मास ऑफ सेल हमारा डेफिनेशन है ग्रोथ का। तो जैसे ही कि अमीबा जब 2 सेल में बढ़ जाता है, तो बताओ उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है कि ग्रोथ, ये क्लियर चीज़ नहीं है, क्योंकि मास बढ़ा सेल का और नंबर बढ़ा। इसके लिए हम लोग बोल नहीं सकते कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक लाइक वाइज फ्यूचर है, लाइक वाइज मतलब वो है कैरेक्टरिस्टिक है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो लिविंग है कि नहीं। अब ये तो हो गई बात यूनिसेलुलर की। मल्टी सेलुलर में भी जैसे कि तुमको बता देता हूँ, आप लोग पता होगा जो हॉर्स और डंकी का क्रॉस होता है, म्यूल, खच्चर बोलते हैं हिंदी में, म्यूल, हिनी और टाइगर बोलता हूँ, टाइगर का तो छोड़ो, टाइगर का कॉन्सेप्ट छोड़ दो अभी। म्यूल, हिनी, ये जो है ये क्या बोलते हैं कि ऑफरिंग होते हैं, म्यूल और हिन्नी, ये डंकी और हॉर्स के क्रॉस से डिफरेंट क्रॉस होता है, वो बहुत आगे की बात है, सिलेबस में नहीं है हम लोग के। तो जो क्रॉस होते हैं म्यूल और हिन्नी, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, उनमें समझ लो जैसे कि रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं है उसमें, और बहुत सारे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल भी होते हैं। तो ऐसा मतलब तो नहीं है यार कि अगर हम लोग देखें तो वो लिविंग नहीं है। तो इसके लिए हम लोग रिप्रोडक्शन को एक लाइक वाइज कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग फिक्स कर दें कि जिसमें रिप्रोडक्शन होता है वही लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो हमारे जो ह्यूमंस हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, वो क्या वो लिविंग बीइंग नहीं है, वो लिविंग बीइंग है, तो उससे एक्सक्लूड हो जाएंगे। और म्यूल हिन्नी जो लिविंग बीइंग है वो भी उससे एक्सक्लूड हो जाएंगे। और रिप्रोडक्शन जो है वो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों से मतलब मिक्स हो जाता है यार यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, इसलिए रिप्रोडक्शन को हम एक लाइक वाइज कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर नहीं बोल सकते। तो हम लोग अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म में आप लोग पता होगा, मेटाबॉलिज्म जो है तो सम टोटल ऑल केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। तो ये समझ लो, डेफिनेशन तुम समझ लो कि जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है, हम लोग को पता होगा कि हम लोग का जो बॉडी है उसमें सेल्स रोज़ बनते हैं, सेल्स और रोज़ ख़त्म होते हैं, रोज़ केमिकल रिएक्शन होता है, डाइजेशन होता है, और रोज़ न्यू सेल्स हम लोग बनते हैं। तो क्या है इसमें कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन होता है। कैटाबॉलिक यानी समझ लो जैसे कि जो हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेशन होता है, सिंपलर मॉलिक्यूल जब बनता है तो उसमें क्या बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। लेकिन जैसे कि नया सेल बनता है, सबसे पहले हम रीजनरेशन, जैसे रीजनरेशन नहीं बोल सकता, जो हम लोग जैसे स्किन समझ लो कट के अलग हो गया, तो वहाँ पे नया स्किन सेल्स आते हैं, तो क्या हो रहा है वहाँ पे स्किन की एक लेयर बन रही है, तो वहाँ पे सेल नए सेल्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है वो एनाबॉलिक रिएक्शन आएगा। तो दोनों को जब जोड़ दो, तो दोनों को समझो जैसे कि कुछ चीज़ घट भी रहा है, कुछ चीज़ बढ़ भी रहा है, तो जब दोनों को मिला दो तो टोटल जो रिएक्शन है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन है। मेटाबॉलिक रिएक्शन हम लोग का होता है जैसे यहाँ पे हम लोग तो जिस भी ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है उसको हम लोग लिविंग बीइंग बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे कि आप लोग टिश्यू कल्चर के बारे में आपको पता होगा, एक सेल से पूरा नया प्लांट बना सकते हैं। और जैसे कि हम लोग बहुत सारे कोई कोई लिविंग रिएक्शन होते हैं यार, अमोनिया, जिससे अमोनिया से हम लोग अभी बाद पढ़ने वाले इवोल्यूशन चैप्टर में कि कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट जैसे हुए थे, तो जिसमें अमोनिया, NO2 ये सबसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब रिएक्शन होता है तो उससे क्या होता है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ही रिएक्शन होता है तो मतलब उस समझ लो कि एक लिविंग रिएक्शन है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक यानी समझ लो कुछ सेलुलर फंक्शन है वहाँ पे, जैसे कि तो हम लोग अब इस समझ लो कि कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ को लिविंग बीइंग नहीं, लाइफ फॉर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं, लिविंग बीइंग नहीं लाइफ फॉर्म्स, यानी कि हाँ समझ लो लिविंग बीइंग्स ही एक टाइप से है, लेकिन जो NCERT में लिखा आपको बता रहा हूँ, सेलुलर स्ट्रक्चर इज़ द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स। ये आप लोग NCERT में पूरा क्लियरली लिखा हुआ है। किसी भी जो भी ऑर्गेनिज्म सेलुलरली एकदम सेलुलर है, मतलब उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर है, जो सेल से बने हुए जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे ये कैरियोटिक सेल हो, वो लिविंग बीइंग है। इसीलिए वायरस जो है हम लोग को वायरस जो है ना, अभी तक कन्फ्यूजन में है कि वो नॉन लिविंग है या लिविंग है। क्यों? क्योंकि देखो वायरस जैसे ही कि किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर में एंटर करता है तो उस रिप्रोडक्शन दिखाना स्टार्ट करता है, मतलब और बाहर में ना उसके कोई भी मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक कुछ भी रिएक्शंस उसके मतलब नहीं होते। अब चलो वायरस को छोड़ देते हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, और डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से वायरस वायराइट्स ये सब चीज़। और हम लोग बात करते हैं कि देखो यार मेटाबॉलिज्म हो गया,
और हम सबसे बेसिक जो हम लोग डिफाइनिंग फीचर है ना वो कॉन्शियसनेस है। सेलुलर लेवल तो हम लोग बस समझने के लिए है कि सेलुलर लेवल पे कोई भी चीज़ हो रहा है तो वो लिविंग बीइंग का एक फॉर्म है। जहाँ भी कॉन्शियसनेस टर्म आ गया, कॉन्शियसनेस यानी कि कोई भी चीज़ जब रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस को जब रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि हम लोग सबसे बेसिक एग्जांपल लेता हूँ प्लांट्स में, छुई मुई आप लोग जानते होंगे, साइंटिफिक नेम मिमोसा पुडिका। अगर जैसे आप उसको टच करते हैं तो उसके जो लीव्स हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। वो हार्मोनल रिएक्शन की, हार्मोनल बोलता हूँ, हाँ हार्मोनल। वाटर में जो वाटर है ना वो कुछ होता है यार, अब बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग। तो वो तुरंत श्रिंक हो जाता है, तो इसका मतलब वो टच को रिस्पॉन्ड करता है। नॉर्मल आप किसी कुत्ते को एक पत्थर जोर से मारो खींच के, वो भाग जाएगा या फिर गुर्राएगा, वो तब रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई है। हर चीज़, स्नेक जो है वो काटता है, वो सब रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई है। तो कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होता है वो ह्यूमन बीइंग में, और जो सिर्फ कॉन्शियसनेस टू इन्वायरमेंट वो है लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन आप लोग एक चीज़ बता देता हूँ, ह्यूमन जो है वही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको सेल्फ कॉन्शियसनेस है, जिसको खुद के बारे में पता है। बाकी लोगों को क्या है ना, अच्छे से रिस्पॉन्ड वो बस स्टिमुलाई वो ना इन्वायरमेंट को देख के रिस्पॉन्ड करते हैं। और जो ह्यूमन है उसको खुद के बारे में पता है क्या कैपेसिटी है, वो समझ लो सोच के रिएक्ट करेगा। कुछ इन्फॉर्मेशन, मतलब ऐसा नहीं कि हम, आप कुत्ते को मारो तो तुरंत आपको काटेगा, लेकिन आप इंसान को मारो एक बार, ज़रूर नहीं कि वो आपके ऊपर हाथ उठाए। वो समझता है, लेकिन जो क्या मतलब जो और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिर्फ इन्वायरमेंट को देख के ही रिएक्ट करते हैं, यानी उसको ना बाकी से मतलब नहीं है, उसके जो न्यूरॉन्स इतना अच्छे डेवलप नहीं है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि देखो हम लोग लिविंग बींग्स को डिफाइन कर दिया। कंक्लूजन बताता हूँ इसमें कि ग्रोथ जो है वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लेकिन कैरेक्टरिस्टिक है। प्रोडक्शन जो है वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग बींग का, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग का, क्योंकि हर लिविंग बींग रिप्रोड्यूस करता है, हर लिविंग बींग ग्रोथ करता है। और क्या बोलते हैं अब, मेटाबॉलिज्म इज़ द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक भी आप बोल सकते हो, क्योंकि ये कोई क्वेश्चन नहीं आता कि मेटाबॉलिज्म है या नहीं। हाँ ये अब आपसे पूछा जाएगा कि जो लाइफ फॉर्म्स मतलब क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो सबसे सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ फॉर्म्स। कहीं भी सेल अगर इन्वॉल्व है तो वो चीज़ लाइफ, अगर सेल जिंदा है तो वो चीज़ लिविंग होगा। अब बात करते हैं टिश्यू, टिश्यू बोलता हूँ, सेल हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये सेल बोलता हूँ यार, मतलब जैसे कि हम लोग नॉर्मल हर चीज़ डिस्कस किया। कॉन्शियसनेस सेल्फ कॉन्शियसनेस में ये डिफरेंस है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमंस की बात होती है, और कॉन्शियसनेस जो होता है वो क्या बोलते हैं कि बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर होता है। लेकिन हाँ अब आप लोग को बता दूँ, जैसे कि एक मेन जो टॉपिक, अगर आप हर चीज़ समझ जाओ तो खुद से आप मतलब सोच सकते हो कोई भी चीज़ जैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए स्टिमुलाई को। लेकिन आप लोग एक बात बताओ कि जो पेशेंट जो कोमा में है, क्या ऐसा है कि वो लिविंग बीइंग नहीं है? वो लिविंग बीइंग है, लेकिन क्या बोलते हैं कि देखो वो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनका ब्रेन डेड है, यानी कि मतलब समझ लो जैसे कि उनके जो न्यूरॉन्स जो न्यूरॉन्स है जिससे वो रिस्पॉन्ड कर पाते, वो अभी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं कोमा की वजह से। तो हम लोग अब बात करते हैं, देखो हम लोग पहुंच चुके हैं कि लिविंग बीइंग क्या होता है, नॉन लिविंग बीइंग। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी डाउट है तो मेरे को यार तुम लोग कमेंट करो, तुरंत आप लोग को अच्छे से और इसका डिटेल वीडियो बताऊँगा एकदम अच्छे से स्लाइड बना के। अब बात करते हैं हम लोग लिविंग में बायोडाइवर्सिटी क्या होता है यार। देखो हम लोग के आसपास पूरे वर्ल्ड में टोटल अभी तक डिस्कवर्ड स्पीसीज है 1.7 to 1.8 बिलियन। वो इतने अभी फिक्स हैं, और अभी तो और डिस्कवर होते रहते हैं, हर रोज़ कोई नया स्पीसीज डिस्कवर होते रहते हैं। जितने भी चीज़ हम लोग के आसपास जितने भी लिविंग बींग हैं सब बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। सब चीज़ कुछ भी हो, कुछ भी बायोडाइवर्सिटी के 1.7 to 1.8 मिलियन है यार, सॉरी बिलियन बोल रहा था, मिलियन डिस्कवर्ड है अभी तक स्पीसीज। तो हम लोग बात करते हैं कि हम लोग क्या है, जैसे कि समझ लो आप लोग पता होगा पैरासीटामोल पेनिसिलिन से एक्सट्रैक्ट होता है। तो एक बात बताओ, अगर कोई भी हम माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग तुरंत तो कुछ भी एक्सट्रैक्ट करके नहीं बना सकते। जैसे कि हम लोगों ने पैरासीटामोल बनाया है और दूसरी दवाइयाँ बनती हैं, हम लोग को पहले स्टडी करना पड़ेगा कि कौन से जीनस से, मतलब हम लोग उसको ना डिफरेंट। हाँ आप लोग का मैं अच्छे से एग्जांपल देता हूँ। एक स्कूल होता है, और स्कूल जो होता है, स्कूल में क्लासेस होते हैं, क्लासेस में सेक्शंस होते हैं। ऐसे ही तो एक बच्चा जो नॉर्मल
अभी क्लास एंटर किया है तो नर्सरी में है, नर्सरी के भी सेक्शन में होंगे, नर्सरी ए में समझ लो है। फिर उसके बाद वो कौन से स्कूल का है, कोई भी नॉर्मल स्कूल का है, एक्स नंबर नेम का है, एक्स स्कूल का है। तो आप लोग को पता होगा आजकल बहुत सारे सिस्टम है कि जो नंबर जो स्कूल है वो चेन से बड़ा, मतलब बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो कौन से ब्रांच से है, मतलब ऐसे ऐसे कुछ कुछ हम लोग जैसे बात करते हैं तो हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अभी वीडियो पूरा देखना। देखो टैक्सोनॉमी क्या होता है कि जो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, सबसे पहले हम लोग किसी भी चीज़ को हम लोग को अगर क्लासीफाई करना है, यानी कि कुछ भी हम लोगों को कुछ क्लास कुछ नाम कुछ भी देना है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये लिविंग है क्या, लिविंग बीइंग असलियत में। सबसे पहले कौन है आइडेंटिफाई किए, उसको जैसे मतलब कोई कुत्ता है उसको यहाँ पे ले आए, फिर उसको हम लोग नॉमेनक्लेचर देते हैं। नॉमेनक्लेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं बाद में बात करने वाला हूँ। तो उसका हम लोग नाम दिए, बायोलॉजिकल नाम दिए, फिर इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि हाँ ये लिविंग इस स्पीसीज़ पे बिलोंग करता है, ये स्पीसीज़ इस जीनस पे बिलोंग करता है, ये जीनस इस फैमिली पे, और ये फैमिली फिर ऐसे आगे बढ़ते आता है। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन, जैसे हम लोग आपको बता दें, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन इज डन बाय डिवाइडिंग द ग्रुप्स ऑन डिफरेंट ग्रुप्स रैंक्स नॉन एज टेक्सा। जैसे जैसे हम लोग डिफरेंट ग्रुप में इसको बांटते जाएंगे, जो ग्रुप है उसको हम लोग टेक्सा बोलते हैं। नॉमेनक्लेचर जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सबको हम लोग को, जैसे कि हिंदी में डॉग को कुत्ता बोलते हैं, इंग्लिश में डॉग बोलते हैं, लैटिन में कुछ और बोलते हैं, ऐसे कुछ कुछ धीरे धीरे कुछ कुछ अलग अलग सिस्टम है। कहीं फ्रेंच में कुछ बोलते होंगे, रशियन में कुछ। तो हम लोग क्या है, देखो यार पूरा वर्ल्ड तो ग्लोबली कनेक्टेड है इंटरनेशनली, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ऐसा थोड़ा ना कि हिंदी का नाम ही कोई फॉलो करेगा। तो हम लोग इन जनरल समझ लो पहले से चलता आ रहा है लेटिन। लेटिन जो नाम है वो लेटिन ओरिजिन का होगा, या फिर जो नाम है उसको लेटिनाइज किया जाएगा। तो और अब बहुत सारे लोगों के पास डाउट होता है कि लेटिन ही क्यों करें, क्यों कुछ और लैंग्वेज ना करें, क्योंकि लैटिन जो है भाई तुमको बता देता हूँ, लैटिन जो है ना अभी इवॉल्विंग लैंग्वेज नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, समझ रहे हो, एक डेड लैंग्वेज टाइप का है। और उससे बहुत सारे स्पेनिश फ्रेंच इंग्लिश दूसरे दूसरे लैंग्वेज का भी मतलब डेवलपमेंट हुआ है, इसके लिए उस लैंग्वेज को लेते हैं लैटिन को। सबसे पहले आप देख लो नॉमेनक्लेचर जो है ना उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं धीरे धीरे। तो हम लोग जैसे सबसे पहले रूल्स देखते हैं। देखो सबसे पहले बायोलॉजिकल नेम्स जनरली रिटन इन लैटिन और आर लैटिनाइज इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। देखो जैसे मैं आप लोग पहले बता चुका हूँ कि जो भी बायोलॉजिकल नेम्स जो होंगे वो सबसे पहले वो लैटिन में ही होंगे। अगर लैटिन ओरिजिन की नहीं है तो उनको लैटिनाइज किया जाएगा। तो फिर एग्जांपल हम तो जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका सबसे पहले ऊपर एग्जांपल लिया गया है। मैंगीफेरा जो है उसका ये स्पीसीज़ है मैंगीफेरा, और इंडिका उसका जीनस है। स्पीसीज़ को हम स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं, बायनोमियल नेम है ये। जिस भी बायनोमियल नेम जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, ट्राइनोमियल नेम भी होते हैं जो हम लोग के सिलेबस में नहीं है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिन लिखा हुआ है, लिन के बाद डॉट लिखा हुआ है, ये अब्रिएशन है एक। ये ऑथर का जनरली इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ दो नाम लिखे जाते हैं, और अगर हम लोग सेपरेटली लिखते हैं तो इसको अंडरलाइन करते हैं, जैसे कि मैं वहाँ पर बता चुका हूँ आप लोगों को। द फर्स्ट वर्ड इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर रिप्रेजेंट द जीनस while the second one represents the species। जैसे यहाँ पे हम लोग को पहले लीजिएगा, देखो तो मैंगीफेरा इंडिका। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेम ऑफ जीनस इज रिटन इन ऑलवेज कैपिटल लेटर। देखो एम जो है जीनस का नाम, मैं ऊपर शायद मैंने तो कुछ गलत बता दिया, सॉरी। जो पहला नाम जो रहता है वो जीनस है और सेकेंड नेम स्पीसीज है, थोड़ा गलती हो जाता है कभी कभी। और क्या बोलते हैं, देखो नेम ऑफ जीनस जो है हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जो सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद जो स्पीसीज़ का नाम है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे इंडिका जो स्पीसीज़ है, मैंगीफेरा जीनस है, तो मैंगीफेरा के में एम है जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, और इंडिका का जो आई है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है। और फिर अब सबसे देखो बोथ द नेम्स आर सेपरेटली अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन, और अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में होगा, आप लोग को ये बात ध्यान में रखना है। और उसके बाद देखो होमो सेपियंस में होमो जो है जीनस है, सेपियंस स्पीसीज़ है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। देख लो यार क्यों है ये ICBN जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम मतलब वही लोग डिसाइड करते हैं कि इसका अगर बॉटनी से रिलेटेड है तो जैसे प्लांट के जितने भी
प्लांट का जो नोमेनक्लेचर है वो ICBN करता है, और एनिमल का जो साइंटिफिक नेम जो रखते हैं वो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर देख लो अच्छे से। फिर हम लोग बात करते हैं सिस्टमेटिक्स की। अगर आप लोगों को क्लासिफिकेशन अच्छे समझ में आ गया, आइडेंटिफिकेशन अच्छे समझ में आ गया, नोमेनक्लेचर अच्छे समझ में आ गया, तो सिस्टमेटिक क्या बताऊँ? सिस्टमेटिक कुछ नहीं है। सिस्टमेटिक सब चीज़ तीनों जो स्टेप्स है ना, तीनों स्टेप्स, और तीनों स्टेप्स के बीच में एक हम लोग ना एक जैसे कि जो जीनस है, जो स्पीसीज़ है, जो स्पीसीज़ को हम लोग कैसे जीनस में रखते हैं, एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है जिसमें जितने ज़्यादा कैरेक्टर कॉमन हो, इमोशनल इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जितने कॉमन होंगे ना, उसको ही जैसे कि दूसरे डिफरेंट डिफरेंट जीनस है उसमें हम लोग सिमिलैरिटी दिखेगा, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी, यानी बाहर से जो दिखता है वो बहुत सिमिलर होता है। क्यों? क्योंकि उनका एक कॉमन एंसेस्टर कभी रहा होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। और यही हम लोग पढ़ते हैं सिस्टमेटिक के ऊपर, टेक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग एग्जांपल देके बात करूँगा अभी धीरे धीरे। पहले एक बार समझते हैं पूरे टेक्सोनॉमी कैटेगरी। सबसे पहले समझते हैं स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीज़न प्लांट का, और फिर किंगडम, सबसे बड़ा किंगडम, फिर उसके नीचे फाइलम, डिवीज़न, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। सबसे पहले बात करते हैं स्पीसीज में। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन interbreed naturally to produce fertile offspring are together termed as species। सबसे मैं तो इम्पोर्टेंट मतलब बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ ह्यूमंस का, ह्यूमंस बोलता हूँ। ये तुम लोग को ये डॉग कैट कुछ भी ले लो, तो क्या है, देखो यार एक स्पीसीज ऐसे होता है। क्यों? क्योंकि ये मेल और फीमेल नेचुरली कॉपुलेशन करते हैं, तो जो बेबी है वो जो मतलब जो ऑफस्प्रिंग है वो फर्टाइल होगा, यानी कि वो भी कैपेसिटी रखता है रिप्रोड्यूस करने का। तो जो ग्रुप है, जिस ग्रुप के मेल और फीमेल ने रिप्रोड्यूस किया एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, जो ग्रुप है उस ग्रुप को हम लोग स्पीसीज करते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। और अब देखो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज और डिफरेंट हम लोग इसे बात करते हैं अभी। हाँ देखो, मैं आपको जैसे बताया कि एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है, स्पीसीज में हम लोग जनरली देखते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रेट्स, यानी कि जो कॉमन रिप्रोडक्शन होना चाहिए। और हम लोग बात करते हैं कॉमन जीनस के बारे में। तो हम लोग पैंथेरा लियो आप जानते हैं, पैंथेरा लियो लायन, और पैंथेरा टाइग्रिस। तो देखो ये टाइगर, ये लायन, इसमें बहुत मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी है, यानी कि कुछ क्रोमोसोम चेंज, मतलब अंदर की बात तो नहीं करेंगे, मैं कुछ क्रोमोसोम्स के कुछ जेनोमिक बोलता हूँ, कुछ डिग्री कुछ तो सेम होगा, तो इसकी वजह से उसका जो बाहर का अपीयरेंस है, जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है वो भी सेम दिखता है। तो उसकी वजह से हम लोग जो उसको कंसीडर करते हैं एक सिमिलर जीनस में, जो इंटर रिलेटेड स्पीसीज होते हैं उसको हम लोग लेते हैं एक कॉमन जीनस में। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस देख लो, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स में बात किया। और देखो डिफरेंट जीनस की बात करता हूँ यार, फेलिस कैटर्स, और जैसे कि एग्जांपल लेते हैं पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा और फेलिस कैटस यानी कैट, और पैंथेरा टाइग्रिस यानी टाइगर, पैंथेरा लियो यानी लायन। तीनों में अगर हम कंपेयर किया जाए तो पैंथेरा टाइग्रिस और पैंथेरा लियो, ये दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़्यादा कॉमन होंगे अगर हम लोग कंपेयर करें फेलिस कैटस से, क्योंकि वो दोनों सिमिलर जीनस को बिलोंग करते हैं, और फेलिस कैटस फेलिस जीनस को बिलोंग करता है। अब फैमिली देखो, फैमिली में क्या है, ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड जीनस विल हैव लेस नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स व्हेन कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। यानी कि अगर हम एक फैमिली में बात करें, जैसे कि पैंथेरा टाइग्रिस और फेलिस कैटस की हम लोग अगर बात करें, और तो जैसे कि हाँ फेलिडाई देखो, ये सब एक कॉमन फैमिली फेलिडाई पे बिलोंग करते हैं। और कैनिस फेमिलारिस जो है वो कैनिडाई पे बिलोंग करता है, यानी कि कैनिस फेमिलारिस और फेलिस कैटस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस। कैनिस फेमिलारिस यानी शायद डॉग है, डॉग की अगर हम लोग बात करें तो डॉग से अगर कंपेयर किया जाए कैरेक्टर्स को, और पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा फेलिस कैटस में, तो तीनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे फेलिडाई फैमिली के होने की वजह से बहुत ज़्यादा ही तो सिमिलर होंगे अगर कंपेयर किया जाए ये कैनिस फेमिलारिस डॉग से तो। और इसमें एक्सटर्नल अपीयरेंस भी अलग दिखता है। आप लोग कुत्ते का एकदम जैसे कि आप लोग अगर इमेजिन करो तो कुत्ते का ही मुंह आप देखो अलग दिखेगा, कुत्ते का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर अलग दिखेगा। और आप कभी कैट को देखना और टाइगर और लायन को, ये तीनों के जो कैरेक्टर जो बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर और जो जो शक्ल मतलब क्या बोलूँ, जो हेड है बहुत सिमिलर दिखता है।
जैसे कि और हम लोग बात करते हैं अब ऑर्डर की, जो ग्रुप ऑफ इंटररिलेटेड फैमिली है विल हैव लेस नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन कंपेयर्ड टू प्रीवियस टेक्सा। जैसे कि बात करते हैं हम लोग ऑर्डर की, फेलिडाई फैमिली, कैनिडाई फैमिली, यानी कि पैंथरा टाइगरिस, पैंथरा लियो, फेलिस कैटस, कैनिस फेमिलारिस, डॉग, सबको हम लोग एक वो कर दिया कि वो कार्निवोरा है, यानी कि जिनका जो कार्निवोरा में हम लोग सब उनको एक ऑर्डर रखे, क्योंकि उनके फूड हैबिट की वजह से हम लोग उसको देखो बेस्ड ऑन फूड बिहेवियर। और होमोसेपियंस क्या है, वो प्राइमेटा है। तो प्राइमेटा जैसे कि हम लोग देखो यार, कार्निवोरा क्या है, मैक्सिमम ना जितने भी हैं वो सब कार्निवोरस फूड ही मतलब खाते हैं। और होमोसेपियंस प्राइमेटा है, और प्राइमेटा एक दूसरा क्या बोलते हैं ऑर्डर है। और क्योंकि ह्यूमन बींग्स का फूड देख लो यार, बहुत अलग है दो ही लोग से कंपेयर करो तो। अब हम लोग बात करते हैं क्लास की, क्लास ग्रुप ऑफ इंटररिलेटेड ऑर्डर, जैसे कि मेमोलिया, एविस स्पीसीज, सबको अगर हम लोग जैसे मेमोलिया ये प्राइमेटा जो है, जैसे कि हम लोग प्राइमेटा ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, और प्राइमेटा को अगर और आप ऊपर लेके जाओ तो मेमोलिया में जाएगा, और ये कार्निवोरा भी मेमोलिया में आएंगे। और उसके बाद जैसे कि मेमोलिया एक मेमल्स के ग्रुप को बोल दिया गया, एवी स्पीसीज यानी फिश, एविस यानी बर्ड्स, ये दूसरा डिफरेंट कैटेगरी हो गया। जैसे कि अगर आप देखो कंपेयर अगर करेंगे हम लोग, तो मेमोलिया की जो ग्रुप है, जो क्लास है, उसमें बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है। मैक्सिमम के मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, और एविस में देख लो मैक्सिमम एविस में सब लोग के पास विंग्स होते हैं। तो बहुत डिफरेंट कैरेक्टर अगर आप कंपेयर कर रहे हो ना, तो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है इस सब में। और तो हम लोग अब बात करते हैं फाइलम की। और देखियो अब हम लोग बात फाइलम का अगर जब बात करते हैं ग्रुप इंटररिलेटेड क्लासेस, यानी कि क्लासेस में कुछ भी कॉमन होगा। जैसे मेमोलिया, एविस स्पीसीज में कुछ चीज़ कॉमन है, क्या है वो चीज़ है कोडाटा। जो फाइलम है उसमें क्या चीज़ कॉमन है, एक बेस्ड ऑन न्यूरल कोऑर्डिनेशन। जैसे देखो नोटोकॉड पाया जाता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है फाइलम कोडाटा के, जितने भी ऑर्गेनिज्म, यानी कि मेमोलिया, एविस स्पीसीज, यानी मेमोलिया एविस स्पीसीज में लेके जाओ अगर अंदर घुसेंगे हम लोग, प्राइमेटा, कार्निवोरा, पैंथरा टाइगरिस, पैंथरा लियो, फेलिस कैटस, और पूरा एकदम जिसके डिटेल में जाएंगे तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हम लोग तो पढ़े हैं मैक्सिमम सब में नोटोकॉड पाया जाता है। और वो डिफरेंट टाइप के नोटोकॉड होते हैं, नॉर्सल नोटोकॉड, और कुछ एक और है अच्छे से याद नहीं, वो हम लोग मेन टॉपिक के बाहर में जाते नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर चला जाएगा और हम लोग जाएंगे तो। फिर हम लोग बात करते हैं फाइलम की। जैसे देखो यार, एक तो कोडाटा हम लोग बात कर लिया अब तक, कोडाटा। फिर उसको 800 यानी इंसेक्ट, मोलस्का में हम लोग मैक्सिमम जैसे कि ऑक्टोपस की बात करते हैं। फिर दूसरे जो भी ऑर्गेनिज्म है यार, अच्छे से क्या मतलब, अभी हम लोग जब एनिमल के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो और सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ में एक चीज़ कॉमन है, क्या है कि देखो जितने डिफरेंट फाइलम को अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसमें एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक आता है जो मतलब ना एक हाईएस्ट रैंक जो है, मतलब कि ना एक सब किंगडम एनिमलिया को बिलोंग करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है एनिमलिया का, क्योंकि उन लोगों के जो सेल्स हैं उसमें सेल वॉल पाए नहीं जाते यार, और प्लांट्स के सेल में सेल वॉल पाए जाते हैं। अगर हम किसी और एग्जांपल लेकर पढ़े होते जितने भी ऑर्गेनिज्म हम लोग अभी तक जैसे कि अगर डिस्कस किए होते प्लांट्स के, जैसे कि पैडी, राइस, इसमें जो सेल्स होंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन सेल जिससे वो बना है, उसमें सेल वॉल होंगे सेलुलोज के। लेकिन इसमें कुछ में जितने भी हम लोग पढ़े सबके सेल, अगर हम लोग इंटरनल बॉडी के अंदर जाएँ तो सेल होंगे, उस सेल में सेल वॉल नहीं होंगे। अब हम लोग बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। हम लोग टेक्सोनॉमी पूरा पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन अभी हम लोग जैसे क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम लोग को बात कर रहे हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। टेक्सोनॉमी खत्म हो चुका है, तो टेक्सोनॉमिकल हम लोग टेक्सोनॉमी किस बेसिस पे स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो स्पेसिफाइन होंगे वो कैसे होंगे, हर्बेरियम। देखो प्लांट्स की अगर हम लोग बात करें तो हर्बेरियम, कोई भी हम लोग आप प्लांट काट लो उसको हर्बेरियम शीट कैसे बनाते हैं आप लोग कभी नेट पर सर्च कर देख सकते हो। तो उससे क्या होता है, जो प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं, जो भी कुछ भी बोल लो, जो प्लांट के पार्ट्स हैं हम लोग उसको कंजर्व करते हैं। उसको हम लोग कंजर्व करते हैं कि हम लोग आगे फ्यूचर में जैसे अगर वो स्पीसीज ना रहे या रहे, या फिर जो जैसा भी हो, तो हम लोग जो उसके जो पार्ट्स हैं, जैसे कि कोई पैडी का एग्जांपल लेते हैं। पैडी है जो ग्रास टाइप का, जो उसका जो लीफ है, उसका जो रूट है, उसको हम लोग बाद में स्टडी कर सकें डिटेल्स की उस किस टाइप से बना था, उसका कौन से डीएनए, उसका डीएनए स्ट्रक्चर कैसा था, कुछ भी हम लोग पता कर सकते हैं। अगर हम लोग उसको कुछ भी पार्ट हो तो उसके पार्ट को कंजर्व करने के लिए हम उसको हर्बेरियम में लिखते हैं। हर्बेरियम बनाते वक्त जो कुछ बातें हम लोग को ध्यान में रखना है कि देखो
जैसे हर्बेरियम जैसे कि जो प्लास्टिक के शीट में चिपका रहता है, हर्बेरियम जैसे चिपका रहता है। तो देखो हर्बेरियम शीट तो आप खुद बना सकते हो, या फिर हर्बेरियम बड़े बड़े कंजर्व होते हैं, बहुत बड़े बड़े चार्ट टाइप के, जैसे आप अगर देखना चाहते हो नेट पे देख सकते हो। तो उसमें डेट लिखा रहता है कि किस डेट पे वो स्पेसिमेन कलेक्ट किया गया था, और किसने कलेक्ट किया, क्या बोलते हैं, इंग्लिश, लोकल नेम, बोटानिकल नेम, फैमिली, सब चीज़ उसका लिखा रहता है डिटेल। और कलेक्टर नेम जिसने कलेक्ट किया था उसका नाम भी लिखा होता है। तो उसको अच्छी अच्छे से देख लो, मैंने जो जो चीज़ ज़रूरत है वही लिखा है। और आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है कि हर्बेरियम में क्या क्या चीज़ हम लोग को कंसीडर करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो डेट और प्लेस ऑफ कलेक्शन, और उसका बोटानिकल नेम, लोकल नेम, और इंग्लिश में उसका नेम, और फिर फैमिली, कलेक्टर फैमिली, कौन सी फैमिली बिलोंग करता है, कलेक्टर्स नेम, ये सब हम लोग को कंसीडर करना है। बात करते हैं बोटानिकल गार्डन की। हर्बेरियम में तो क्या यार, जितने भी लिविंग स्पीसीज हैं वो डेड हो चुके हैं, तो मतलब इसकी कंजर्व किए तो डेड हो चुके हैं ना। तो हम लोग बोटानिकल गार्डन की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा एरिया आता है। तो उसमें जितने भी लिविंग स्पेसिमेंस होते हैं, जो प्लांट्स बॉडीज, जो बड़े बड़े रेयर प्लांट्स, या फिर लोकल, वहाँ की जो लोकल, हम लोग उसको अगर स्टडी करना चाहते हैं तो वहाँ पे लोकल प्लांट जो है उसको भी हम लोग स्टडी करते हैं। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सिर्फ रेयर प्लांट्स या फिर लोकल प्लांट्स। तो तुम बता दो, बोटानिकल गार्डन में लोकल प्लांट्स और क्या बोलते हैं कि रेयर प्लांट्स जितने भी हम लोग को स्टडी करना है, और वो कंजर्व्ड होता है वहाँ पे। तो उसको कोई मतलब कुछ भी घाटा, वहाँ कुछ भी उसको खतरा नहीं है। उस प्लांट को वहाँ पे हम लोग को ग्रो करना है और हम लोग को उसको स्टडी करना है वहाँ पे। और यहाँ पे दूसरे वहाँ पर नेम्स लिख दिए, और नेम चाहे तो आप देख सकते हो जो फेमस जो बोटानिकल गार्डन है कहाँ पे, कि वो इंग्लैंड में इंडियन बोटानिकल गार्डन हो रहा है इंडिया में, फिर नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, लखनऊ जो इंडिया में है, एक्सेट्रा। और हम लोग बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क्स की, जिसको बहुत लोग कॉमनली जू के नाम से भी जानते हैं। वाइल्ड एनिमल्स वहाँ पे रखे होते हैं यार, और सिमिलर नेचुरल इन्वायरमेंट वहाँ पे उनको दिया जाता है। जैसे कि उनको एनिमल्स, जैसे कि अगर जैसे समझ लो कोई भी एनिमल जैसे फॉरेस्ट में होता, तो वो किस हैबिटेट में रहता, और वो किस टाइप से रहता, वो किसी पेड़ के पास रहता है, कहीं झील के पास रहता है। ऐसे अगर देखा जाए तो उसको उनको नॉर्मल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। वैसे उनको मिल नहीं पाता असलियत में, लेकिन वैसे उनको मिलना चाहिए, ऐसे उनको मिलता है। हम लोग को बुक में पढ़ना है, ऐसा मिलता है। उसके बाद हम लोग को बात करना, हम लोग जू में सोचते हैं वाइल्ड एनिमल्स को रखते हैं, और फिर जू का कुछ ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना ही है। जू में बहुत लोग घूमने भी गए होंगे तो देख सकते हैं। और उसके बाद म्यूज़ियम के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हर्बेरियम का जो हर्बेरियम जैसे कि जो डेड प्लांट उसको रखते हैं, तो डेड एनिमल्स या फिर प्लांट की स्पीसीज़ को भी हम लोग म्यूज़ियम में रखते हैं। ये एक चीज़ हम लोग कॉमन देखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट्स को रखते हैं यार, बहुत सारे मतलब प्लांट्स बोलता हूँ, एनिमल्स को बहुत सारे म्यूज़ियम में, बहुत सारे सिर्फ एनिमल्स नहीं, सिर्फ प्लांट्स के भी स्पीसीज़ को रखते हैं। ये चीज़ डाउट नहीं आना चाहिए। और हम लोग इसके एनिमल का जितना भी डायनासोर के स्कल्स हो गए, या फिर कोई रेयर स्पीसीज़ है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, बहुत सारे स्कल, या फिर अभी अगर हम लोगों को किसी चीज़ को कंजर्व करना है, जैसे कि हम लोग को समझ लो रैबिट को कंजर्व करना है म्यूजियम में, कैसे करेंगे। मैमल्स का जितना भी जो मतलब फर है उसको रखा जाता है, उसके अंदर को मतलब निकाल लिया जाता है जैसे उसके, और उसके अंदर भूसा भर के उसको स्टफ़ करके हम लोग रखते हैं। और जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट हो गया, या फिर बहुत सारे दूसरे स्नेक्स, या फिर कोई फिश हो गया, तो उसको कैसे रखते हैं, उसको हम लोग ना एक केमिकल रहता है, शायद फॉर्मलिन नाम है, फॉर्मलिन एक अल्कोहल का एक टाइप है, उसमें हम लोग उसको रखते हैं, जिससे वो बायोलॉजिकली कंजर्व्ड रहे, उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स कुछ डिस्ट्रॉय ना हो। वो ख़त्म हो चुका है लेकिन उसमें डिकम्पोजिशन नहीं होगा। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे जो बेसिक, सबसे इससे ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, की क्या है। देखो यार, की जो है ना एक टेक्नोलॉजिकल एड है, समझ लो जैसे कि एक ऑप्शन टाइप का समझ लो। की में क्या होता है कि जो बात करते हैं, जैसे कि अब जितने भी हम लोग टेक्नोलॉजिकल एड पढ़े, जैसे कि बायोलॉजिकल गार्डन्स हो गए, हर्बेरियम हो गए, जू हो गए, जूलॉजिकल पार्क बोलता हूँ, म्यूज़ियम, या फिर ये हर्बेरियम, जितना भी हम लोग चीज़ पढ़ा, सब चीज़ क्या है, विजिबल है, हम लोग देख सकते हैं, एक फिजिकल है। लेकिन की जो है वो एनालिटिकल इन नेचर है, इसको रट लो, एनालिटिकल ही नेचर है। क्यों आप लोग बता देता हूँ कि जो है यार, वो ना किसी ने मतलब
फिक्स नहीं है कि ये मतलब कि क्या हो सकता है। सबसे पहले देखो यार, मतलब आप लोग को जैसे कि दो चॉइस दिया जाता है, पता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जैसे हम क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले जैसे कि भी दो टाइप का होता है, एक इंटेंडेड, एक ब्रैकेटेड। ब्रैकेटेड में एक ट्रू लीड भी बोलते हैं इसको, ब्रैकेटेड में क्या बोलते हैं, ट्रू लीड बोलते हैं इसको। कि देखो की कैसे बनता है, कपलेट से। कपलेट यानी कि पेयर ऑफ लीड, यानी कि दो लीड से एक कपलेट बनता है। तो की कैसे बनता है, की में दो टाइप से समझते हैं इसको, इंटेंडेड, एक ब्रैकेटेड। इंटेंडेड में क्या होता है यार, जैसे समझ लो दो चॉइस दिए, दो चॉइस में से एक चॉइस सिलेक्ट हुआ, तो जो एक चॉइस सिलेक्ट हुआ उसके बाद भी दो चॉइस दिया जाएगा, फिर दो चॉइस के बाद जो एक चीज़ चॉइस सिलेक्ट हुआ फिर दो चॉइस दिया जाएगा, फिर दो चॉइस दिया जाएगा, फिर ऐसे ऐसे लास्ट में फिर दो चॉइस दिया जाएगा, और लास्ट में कॉमन चॉइस उसका जो मतलब जो लास्ट चॉइस होगा उससे वो पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिज्म हाँ किस पे बिलोंग करता है। और उसके बाद हम लोग ब्रैकेटेड की बात करते हैं। ब्रैकेटेड की में क्या होता है, सिर्फ दो चॉइस ही होते हैं, सिर्फ दो चॉइस। जैसे कि मान लो इसके पास स्किन है क्या नहीं है, हम लोग को क्या जानना है कि मैमल है कि नहीं है, और अगर कि हाँ इस पर स्किन है तो मैमल है। ये ब्रैकेटेड की एक एग्जांपल होगी। और जैसे हम लोग उसी में कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग को ऑर्गेनिज्म जानना है ह्यूमन्स है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं उसके पास स्किन है या नहीं है। स्किन है, अगर है स्किन, अगर हम लोग को जैसे कि एग्जाम आंसर लाना है ह्यूमन, तो वो सिलेक्ट करेगा उसके पास स्किन है, तो चलो ये मैमल में आ गया। मैमल की बात ये कौन से ऑर्डर पे बिलोंग करता है, कौन से क्लास हो गया, ऑर्डर पे बिलोंग करता है, प्राइमाटा या फिर कार्निवोरा, तो प्राइमाटा पे जाएंगे हम लोग। और हम लोग को बेसिकली कहाँ पे जाना है, ह्यूमंस पे। प्राइमाटा के बाद भी वो कौन से जीनस पे बिलोंग करता है, समझ लो कि के फैमिली कैनेडाई लिखा है या होमो लिखा हुआ है, तो हम लोग होमो पे चले जाएंगे, होमो जीनस पे बिलोंग करता है। तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होंगे, जैसे कि तो अगर कोई दो स्पीसीज दिया जाएगा और एक स्पीसीज में वहाँ पे लिखा आएगा सेपियंस, तो सेपियंस को ये सिलेक्ट करेंगे। वो की जैसे कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सेपियंस तक आ गया, तो हम लोग को फाइनल आंसर मिला होमो सेपियंस, जो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। तो इसीलिए हम लोग पहुँच गए कि ऑर्गेनिज्म एक एक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ह्यूमन है। तो ऐसे ही होता है इंटेंडेड की, जो बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का है, दो से दो से दो से दो, मतलब बहुत जब तक हम लोग का फाइनल आंसर नहीं मिलता। और ब्रैकेटेड की में सिर्फ दो क्वेश्चन पूछ के जो फाइनल आंसर आता है उसी से हम लोग को पता चल जाता है। और होप करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। यही था बेसिक पूरा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। और डाउट अगर कुछ भी हो तो आप लोग मेरे से कमेंट में तुरंत पूछ सकते हो, मेरे को पूरा खुशी होगा आप लोग बताने में। कुछ कुछ हो सकता है चीज़ समझ में ना आया हो, अगर बुक को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हो सकता है कुछ कुछ चीज़ बाउंस टाइप का लग रहा हो, अगर ज़्यादा ही मेरा मतलब अच्छे से मैंने बता नहीं पाया तो मेरे को कमेंट जरूर करो यार, मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा कुछ टेक्निकल एक बार ग्लिच पे अगर आया हो तो अगली बार से मतलब कोशिश रहेगा कि हाँ धीरे धीरे इम्प्रूव होता रहे। तो होप करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और अगर हेल्पफुल लगे तो अगर आप लोग को जैसे समझ में आए